15 अगस्त को क्या रहती है? छुट्टी रहती है। तो न्यूज़पेपर वालों को भी छुट्टी होने दो यार, है ना। वो लोग भी आराम करते रहते हैं कि चलो आज न्यूज़ नहीं छापते हैं। तो 16 अगस्त को ज़्यादा न्यूज़पेपर नहीं आता, बट 16 अगस्त को हम जो न्यूज़पेपर कर रहे हैं ये 2-3 दिनों से, 4 दिनों से बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चलने वाले टॉपिक्स हैं जो अलग अलग सिलेबस के लिए आपके लिए काम के आएंगे, है ना। अब देखिए एक एक करके हम समझने की कोशिश करते हैं आज क्या क्या टॉपिक्स हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आज हम लोग फर्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। अब ये टॉपिक आपको थोड़ा बहुत पहले से पता है, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स रिमूवल ऑफ फ्री रेंजिंग डॉग्स फ्रॉम दिल्ली एनसीआर। दिल्ली एनसीआर में बहुत सारे डॉग्स हो गए। आप में से कितने लोग दिल्ली एनसीआर गए हो कभी? रेज योर हैंड। क्या आपने डॉग्स देखे हैं वहां पे? नहीं, डॉग्स तो यहां देखे ही हो, वहां के डॉग्स देखे हैं क्या? मुझे पर्टिकुलरली कुत्तों से बहुत डर लगता है, बहुत ही ज्यादा डर लगता है इनफैक्ट। ठीक है, एक कुत्ता वहां होता है, मैं ऐसे निकल जाता हूं। समझ में आ रही बात? मैं, मेरे हाथ में बैग वैग है, मैं उसकी तरफ कर देता हूं कि पहले काटेगा तो बैग को काटना, ठीक है, फिर मैं साइड से निकल जाता हूं। और दिल्ली में मैंने काफी वक्त गुजारा है, 7-8 ईयर्स, है ना। तो वहां पे हैं बहुत सारे कुत्ते हैं, और जहां आप बहुत स्टूडेंट लोग पढ़ने जाते हैं, मुखर्जी नगर, पटेल नगर, रात में बड़ा बढ़िया आलम होता है, एक साथ 40-50 कुत्ते रहते हैं। तो मैं तो फटाफट, मुझे आधा किलोमीटर भी जाना होता था फिर मैं ऑटो करता था कि ऑटो में बैठ के जाऊंगा, कुत्ते वहां तो आने के चांस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। 1-2 बार मजबूरी में ऐसा हुआ है कि 1 बजे 2 बजे पैदल जाना पड़ा है ना। तो उस समय मैं अपने अंदर पहले एनर्जी भरता हूँ कि कुत्तों से डरना नहीं, ठीक है, फिर मैं जाता हूँ। कुत्ते आ गए ऐसे करके फिर शांत कराते हुए जाता था। बट वाकई वहां कुत्तों की प्रॉब्लम है क्योंकि बहुत ज्यादा है, और डॉग लवर्स भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, मीट शॉप से चिकन खरीदा, कुत्तों को फीड कर रहे हैं, बाकी घर का खाना खिला रहे हैं। कुत्तों का अनकंट्रोल ब्रीडिंग हुए जा रहा है, हुए जा रहा है, हुए जा रहा है। और कुत्तों से रिलेटेड प्रॉब्लम, मेरा एक कॉलेज का ही जूनियर था, वो मेरे दूसरे मोहल्ले में रहता था, बगल के ही मोहल्ले में रहता था। वहां पे ही इज लाइक, सर आप कुत्तों से इतना क्यों डरते हो? आई एम अ डॉग लवर। हमने बहुत बढ़िया बात है, अच्छी बात है, गुड फॉर यू। एक दिन वो एकदम सुबह सुबह छोटा छोटा पप्पी देखा, पहुंच गया उनको गोद में लेने के लिए, उसकी मम्मी आई, काट ली उसको। मम्मी को लगा कुत्ता उठा रहा है मेरा, समझ में आई बात, हो गया डॉग लवर उसका। अब उसको पड़ा रेबीज का इंजेक्शन। वहां पे हॉस्पिटल्स अच्छे हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल की, पैसे उसको ज्यादा नहीं खरीदने पड़े, बट रेबीज का इंजेक्शन तो लगा उसको। तो कहने के बाद ये है कि क्या सारे कुत्ते हटा लेने चाहिए? कुत्ते हटाने चाहिए, नहीं हटाने चाहिए? कितने हटाने चाहिए, कितने नहीं हटाने चाहिए? ऑल्टरनेटिव्स क्या है? और ये क्या सिर्फ दिल्ली के लिए होगा कि बाकी जगह के लिए भी होगा? बेंगलोर में मैं और पहले गया था 2012 में, वहां भी वही हाल था, बहुत सारे कुत्ते थे। ठीक है, तो जो खासकर बड़ी सिटीज हैं, हाँ एक जगह मैं गया, वहां पे, यहाँ पे अपने गुवाहाटी में इतने ज्यादा कुत्तों की प्रॉब्लम दिखाई नहीं देती है, जितने हैं उतने जरूरी भी हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत तो होने चाहिए रात में भौं भौं करने के लिए, अदरवाइज तो कैसे लगेगा, है ना, उतना ठीक है। तो बाकी सिटीज, जो बड़ी सिटीज हैं, वहां पे कुत्ते होने चाहिए, हटाने हैं कि नहीं हटाने हैं, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। अब ये सब्जेक्ट्स क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, गवर्नमेंट को फॉलो करना है, तो गवर्नेंस आप पढ़ते हो जीएस पेपर 2 में। और एथिक्स एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, मोरल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको उनको जज करना है ना, कि मोरालिटी क्या कहती है, एथिक्स क्या कहता है, वो कहां पढ़ते हो? जीएस पेपर 4 में पढ़ते हो, है ना। मैक्रो, अब ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया माइक्रो। माइक्रो मतलब किस छोटे टॉपिक में आते हैं? डायमेंशन ऑफ एथिक्स या पब्लिक हेल्थ, हेल्थ से रिलेटेड कंसर्न भी आता है यहाँ पे। एक टॉपिक हम पढ़ेंगे ऑपरेशन फाल्कॉन, बहुत ज्यादा न्यूज में नहीं है बट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑपरेशन फाल्कॉन, आसाम एंटी पोचिंग इनिशिएटिव। पोचिंग समझते हो आप लोग? जानवरों को इलीगली किल कर देना, है ना, खासकर वाइल्ड लाइफ एनिमल्स को, और उनका जो स्किन होता है या फिर जो भी चीज होता है, उनके बॉडी पार्ट्स होते हैं, उनको ऑर्गन्स होते हैं, उनको बेचना। ठीक है, वो उसको हम क्या बोलते हैं? पोचिंग। पोचिंग को रोकने के लिए कौन सा इनिशिएटिव है? ऑपरेशन फाल्कॉन। ये काफी ज्यादा चांसेस है, काफी ज्यादा मतलब काफी ज्यादा, कि अगले साल यूपीएससी प्रीलिम्स में देखोगे कि ऑपरेशन फाल्कन किसके लिए है? ऑप्शन ए फाल्कन को प्रिवेंट बचाने के लिए, ऑप्शन बी बर्ड्स को बचाने के लिए। ठीक बात है, जिसको पता नहीं होगा वो पक्का गलत करके आएगा। ठीक है, काफी ज्यादा चांसेस है कि अगले साल एपीएससी में भी देखोगे या यूपीएससी में, या दोनों में देखोगे, बहुत ज्यादा चांसेस है। और इस साल के मेंस में, खासकर एपीएससी मेंस के लिए काफी हाईली इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दोनों ही इंपॉर्टेंट है बट ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये टॉपिक कौन सा है? ये यहाँ पे पोचिंग की बात हो रही है, तो ये एनवायरमेंट से रिलेटेड टॉपिक हो गया, है ना। जीएस पेपर 3 आता है उसमें, और आसाम स्पेसिफिक टॉपिक है तो जीएस पेपर 5 के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इन्वायरमेंट कंजर्वेशन के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाएगा।
लास्ट टॉपिक हम नहीं करने वाले हैं, 3 टॉपिक ही करने वाले हैं। हाउ डज सैटेलाइट इंटरनेट वर्क, सैटेलाइट इंटरनेट कैसे वर्क करता है। आप लोगों ने ये टॉपिक वैसे 3-4 साल से न्यूज में चल रहा है, बट बार बार न्यूज में आएगा और जब भी न्यूज में आएगा हम करेंगे, है ना। कई बार पुराने स्टूडेंट होते हैं, बोलते हैं सर 4 साल पुराना टॉपिक न्यूज वाला पूछ लिया। ऐसा नहीं है, वो टॉपिक बार बार न्यूज में चल रहा होता है, तो इसलिए पूछ लिया जाता है। सैटेलाइट इंटरनेट, स्टारलिंक का नाम सुना होगा आप लोगों ने, है ना। इलोन मस्क का नाम इसीलिए सुनते होगे आप। तो इलोन मस्क का काम क्या है, सैटेलाइट इंटरनेट पहुंचाना पूरे वर्ल्ड तक। तो वो काम कैसे करता है, अभी जो आप इंटरनेट यूज करते हो वो कैसे काम करता है और सैटेलाइट इंटरनेट कैसे काम करता है, दोनों एक दूसरे से डिफरेंट क्यों है। साइंस एंड टेक के लिए ये टॉपिक क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक बात है, तो ये साइंस एंड टेक के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये 3 टॉपिक हम करने वाले हैं। अफ्रीका इज चैलेंजिंग चाइनाज माइनिंग हेजमनी, ये बहुत ज्यादा स्पेसिफिक टॉपिक है आईआर के लिए, है ना। ये मेंस वाले स्टूडेंट को मैं करा दूंगा, बाकी स्टूडेंट के लिए इतना ज्यादा जरूरी नहीं है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, तो इसको अभी रहने देंगे। अच्छा, पुराने डीसीए में मैंने कुछ क्वेश्चन दिया होगा, है ना, मेंस वाले क्वेश्चन। कौन से वाले क्वेश्चन, मेंस वाले। तो उनका मॉडल आंसर आपको यहाँ पे मिलेगा, और जो हम टॉपिक्स पढ़ेंगे ना, ये 3 टॉपिक, उन पे क्वेश्चंस भी आपको मिलेगा। समझ में आई बात, कि इस क्वेश्चन का आंसर आपको अभी से प्रैक्टिस करना स्टार्ट करना। जिनका मेंस है वो तो कर ही रहे हैं, बट जिनका नहीं है उनको अभी से स्टार्ट करना है, कि अगले साल जब वो देंगे तब तक वो पूरा एकदम रेडी रहे, है ना। और जो भी वर्ड कीवर्ड्स या वोकैबुलरी आप सीखोगे, है ना, उसको जनरली जब भी आप देखना यूट्यूब पे तो कमेंट सेक्शन में आप उसको डाल सकते हो। उससे क्या होता है, आपका रिटेंशन अच्छा होता है ना। आपका भूलने का जो टेंडेंसी है वो क्या होता है, कम होता है। कॉग्निटिव पावर्स जो होती हैं, एबिलिटीज जो होती हैं, वो बढ़ती हैं। ठीक है, तो हम लोग फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स रिमूवल ऑफ फ्री रेंजिंग डॉग्स फ्रॉम दिल्ली एनसीआर लोकेलिटीज। फ्री रेंजिंग डॉग मतलब आवारा कुत्ते, फ्री रेंज कर रहे हैं वो, है ना, कहीं से कहीं घूम रहे हैं। ठीक है, तो ये कीवर्ड मिला ना, फ्री रेंजिंग। आई बात समझ में, है ना। ठीक है, तुम्हारा दोस्त ऐसे बहुत घूमते रहो तो बोल सकते हो कि बहुत फ्री रेंजिंग हो रखा है आजकल। ठीक बात है, उसको बुरा भी नहीं लगेगा, पता नहीं रहेगा तो, और तुमने बोल भी दिया जो तुमको बोलना है। तो ऐसे करके कीवर्ड्स, ये कीवर्ड्स होता है। आप बोलते हो सर कौन सा कीवर्ड हम लिखे, फ्री रेंजिंग एज अ कीवर्ड जो आप बहुत जगह यूज कर सकते हो। सिर्फ डॉग के कंटेक्स्ट में नहीं, अलग कंटेक्स्ट में भी यूज कर सकते हो, किसी और एनिमल के कंटेक्स्ट में भी यूज कर सकते हो, एलिफेंट के कंटेक्स्ट में भी यूज कर सकते हो। जहां मैन ह्यूमन और एनिमल कॉन्फ्लिक्ट की बात हो रही है वहां पे यूज कर सकते हो। समझ में आई बात। ये क्या है, एक तरह से ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट है, बट एनिमल जो है, एनिमल का जंगल हैबिटेट नहीं है, शहर ही हैबिटेट है कुत्तों का। ठीक है, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डायरेक्टेड इमीडिएट रिमूवल ऑफ ऑल फ्री रेंजिंग डॉग्स फ्रॉम दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम एंड गाजियाबाद, दिल्ली और एनसीआर रीजन। अब एक बात और ध्यान से सुनना, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। किसका ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट का। तो ये काम सुप्रीम कोर्ट का है क्या, जब आप पॉलिटी पढ़ोगे तो पॉलिटी में आपको बताया जाएगा कि ये सब काम सुप्रीम कोर्ट का नहीं होता है। ठीक बात है, तो सुप्रीम कोर्ट एक तरह से यहां पे एक्टिविज्म दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है, एक्टिविज्म। तो इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म। किसका एग्जाम्पल है, जुडिशियल एक्टिविज्म का। तो जब जीएस पेपर 2 में आपको पॉलिटी लिखने के लिए आएगा, जुडिशियल एक्टिविज्म लिखने के लिए आएगा, उसका एक एग्जाम्पल आप ये भी दे सकते हो। क्या सुप्रीम कोर्ट ने सारा डेटा का एनालिसिस किया, कितने कुत्ते हैं, कितने लोगों को रिवीज हुआ, कितने लोग मरे, एक साल में कितने कुत्ते बढ़ जा रहे हैं, कुत्तों को फूड कौन दे रहा है, कुत्तों से क्या प्रॉब्लम है, क्या सुप्रीम कोर्ट के पास सारा डेटा था, शायद नहीं था। समझ में आई बात। ये सब काम किसका है, पार्लियामेंट का है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का है। वो क्या करते हैं, ये सारा डेटा इकट्ठा करेंगे। क्या करेंगे, डेटा इकट्ठा। वहां पे डिबेट होगा, क्या होगा, डिबेट होगा, और क्या होगा, डिस्कशन होगा। उसके रिगार्डिंग पॉलिसीज बनाई जाएंगी, लॉज बनाए जाएंगे। समझ में आई बात। टाइम लिया जाएगा। यहां पे क्या है, डिसीजन है, मेरा वचन ही है मेरा शासन। सुप्रीम कोर्ट है ना, तो सुप्रीम कोर्ट का वचन ही है मेरा शासन। तो वहां पे डिबेट डिस्कशन के चांसेस क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। वहां पे डिबेट डिस्कशन अनइक्वल पार्टीज कर रही हैं, वकील कर रहा है, सामने कौन है, जज है, तो ऑब्वियसली वो अनइक्वल्स है एक तरह से, है ना। यहां उनको डिसीजन देना है सीधे सीधे। बट ये एज पे लॉ बनाना, पॉलिसीज बनाना जनरली किसका काम माना जाता है, लेजिस्लेचर का, पार्लियामेंट का काम माना जाता है। समझ में आ रही बात। ठीक है, तो यहां से हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। कंटेक्स्ट एंड रिसेंट डेवलपमेंट। 11 अगस्त का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। ठीक है, स्टेटेड नो डॉग्स पिक्ड अप शैल बी रिलीज्ड बैक इनटू पब्लिक स्पेस। कोई भी कुत्ता उठा के वापस पब्लिक स्पेस में नहीं रखा जाएगा, है ना। उनको कहां पे रखा जाएगा, अलग जगह ले जाके शेल्टर में रखो, जहां रखना है वहां रखो।
ट्रिगर क्या है? राइजिंग इंसिडेंट ऑफ स्ट्रे डॉग अटैक्स ऑन चिल्ड्रन इंक्लूडिंग इन्फेंट्स। अब ये स्ट्रे डॉग्स जो हैं, स्ट्रे एक वर्ड आ गया, आवारा कुत्ते, स्ट्रे डॉग्स जो हैं छोटे बच्चों पर बहुत ज्यादा अटैक करते हैं, खासकर रात में अंधेरे में जहां पे लाइट्स नहीं है, 6 बज गया 7 बज गया है ना, बच्चे आ रहे हैं खेल रहे हैं, पार्क है, पार्क के आसपास भी अंधेरा काफी रहता है, ये छोटे बच्चे और इन्फेंट्स पे बहुत ज्यादा अटैक मिला है, कुछ बच्चे उसके वजह से मरे भी हैं, तो इस वजह से यहां सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ रहा है। स्केल ऑफ द प्रॉब्लम क्या है? स्ट्रे डॉग पॉपुलेशन 1.5 करोड़ है। ये 2019 के लाइव स्टॉक सेंसस में आया था। लाइव स्टॉक सेंसस मतलब एनिमल सेंसस आप बोल सकते हो, ठीक है। 2019 में 1.5 करोड़ स्ट्रे डॉग हैं। बाइट इंसिडेंट कितना है नेशन वाइड? 2019 में ही देखा गया था 4146 डेथ्स फ्रॉम डॉग बाइट। डॉग बाइट से कितने डेथ हैं? मोर देन 4000। और ये डेटा किसका है? एनसीआरबी का। किसका है? एनसीआरबी। अब जो पुराने स्टूडेंट हैं उनको पता है एनसीआरबी क्या है? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। जो नए स्टूडेंट होते हैं उनको नहीं पता होता, उनको पता है अब ये एनसीआरबी क्या हो गया। समझ में आई बात? तो आदत लगाना पड़ता है, पुराना बनना पड़ता है। समझ में आई बात? तो जाके काम आपका आसान होता है। दिल्ली में 35,000 एनिमल बाइट केसेस हैं। जनवरी और जून की बात करें तो 35,000 केसेस हैं। ये सब ग्राफ है, ग्राफ का भी यूज आप देख सकते हो, है ना। तमिलनाडु में काफी ज्यादा है डॉग बाइट्स, यूपी में, दिल्ली में, आंध्रा में, गुजरात में काफी ज्यादा है। मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, जेएनके, यहाँ पे डॉग बाइट क्या है? काफी कम है। और यहाँ पे डॉग बाइट क्या है? काफी ज्यादा है। इकोनॉमिक बर्डन क्या है? इंजेक्शन फ्रॉम रेबीज कॉस्ट 5000 पर केस, स्ट्रेनिंग फैमिलीज एंड पब्लिक हेल्थ बजट। या तो फैमिली खुद खर्चा देती है रेबीज का, या तो गवर्नमेंट देती है सरकारी अस्पतालों में। तो बजट जो है हेल्थ का वो क्या होता है? बढ़ता है। रेबीज का खर्चा बहुत ज्यादा होता है। इंडिया रिपोर्ट्स 5726 ह्यूमन रेबीज डेथ्स एनुअली। एनुअली हमारा ह्यूमन रेबीज डेथ जो है 5700 है। बहुत ज्यादा भी नहीं है, 140 करोड़ देखो तो, बट कम भी नहीं है। 5000 भी लोग हम रेबीज से क्यों मरने दें? समझ में आई? हम एक भी पर्सन को रेबीज से क्यों मरने दें? समझ में आई बात? तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम रेबीज है, प्रॉब्लम डेथ्स भी है। रेबीज के अलावा जो छोटे बच्चों को कुत्तों ने मार दिया है, और प्रॉब्लम डॉग बाइट भी है कि रेबीज नहीं हो तो कुत्तों से कटवाते चलें क्या? ये भी है। 3 प्रॉब्लम आइडेंटिफाई होता है। समझ में आई बात? प्रॉब्लम क्या है? डॉग बाइट भी है, प्रॉब्लम क्या है? रेबीज भी है, और प्रॉब्लम क्या है? स्ट्रे एनिमल्स का छोटे बच्चों पे अटैक करके उनको डायरेक्टली ही मार देना भी है। ये तीनों प्रॉब्लम यहां से निकल के आती है। यही सब प्रॉब्लम्स आपको लिखना होता है ना। तुम क्या होगा मेंस में? एक ही प्रॉब्लम लिख के चले आओगे, सबको एक ही में लिख दोगे, ड्यू टू डॉग बाइट, है ना, इट कॉजेस क्या? रेबीज एंड लीड्स टू डेथ। तुमने 3 पॉइंट को एक पॉइंट में समेट दिया, जबकि यहां पे कितने पॉइंट बनेंगे? 3 पॉइंट। दिस इज हाउ यू राइट आंसर्स। समझ में आई बात? ठीक है, ठीक है। अब ये डेटा वेटा है, बट ठीक है, चार्ट पढ़ना है तो पढ़ सकते हो, नहीं पढ़ना है तो नहीं पढ़ सकते हो। और भी डेटा है तमिलनाडु का, मणिपुर का, उड़ीसा का, गोवा का। अब ये डेटा किसके लिए होता है? कंपैरिजन के लिए होता है। किसके लिए होता है? कंपैरिजन। आप मेंस में 2 3 4 डेटा आपको याद है तो काफी है। आपको 20-25 डेटा एक ही टॉपिक को याद रखने हैं क्या? नहीं रखने हैं। अगर एक टॉपिक के 20-25 डेटा याद रखोगे, है ना, तो टॉपिक्स बहुत सारे पढ़ने हैं, उतने डेटा याद नहीं रख पाओगे। तो इसलिए 2 3 4 डेटा आपको याद रह गया, खासकर ये डेटाज आपको याद रह गए, काफी है। अब ये कंपैरिजन के लिए है। गोवा में अचीव 70% वैक्सीनेशन कवरेज, है ना, 92% ड्रॉप इन मंथली कैनाइन रेबीज केसेस। कहां पे? गोवा में। क्योंकि डॉग्स को क्या दिया जा रहा है? वैक्सीन। कुत्तों को पकड़ पकड़ के ही उनको एंटी रेबीज इंजेक्शन दे दिया जा रहा है। मणिपुर 0 स्ट्रे डॉग रिकॉर्डेड बट 5500 बाइट्स। वहां पे स्ट्रे डॉग्स नहीं है, बट बाइट्स बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि घरेलू कुत्ते होंगे फिर। समझ में आई बात? उड़ीसा में 17.3 लाख डॉग्स बट ओनली 1.7 लाख बाइट्स। ठीक है, कितने कुत्तों ने काटा वो डॉग बाइट्स में आएगा। अब ये सब जो है ये मिसमैच डेटा का केस बताया जा रहा है। यहाँ पे डेटा 2019 की है, 2025 चल रहा है, तो डेटा क्या है? आउटडेटेड है और मिसमैच्ड है। कॉज ऑफ द स्ट्रे डॉग मीनेस। मीनेस भी एक कीवर्ड हो गया, बहुत लोगों को नहीं पता होगा, है ना। करप्शन मीनेस, ड्रग्स मीनेस, है ना। तो बहुत बार आप मीनेस का वर्ड का यूज कर सकते हो। मीनेस मतलब आतंक बोल सकते हो आप। समझ में आई बात, है ना। नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस में इसका यूज होता है। स्ट्रे डॉग मीनेस जो है इंडिया में, उसका कॉजेस क्या है? इररेस्पॉन्सिबल पेट ओनरशिप तो है ही। बहुत बार लोग क्या करते हैं? अपने पेट को खुला छोड़ देते हैं, या पेट को बाद में छोड़ देते हैं, वही डॉग क्या बन जाता है? स्ट्रे बन जाता है। ये भी है। अबैंडन अनवांटेड डॉग्स, ठीक है, दिल्ली में बहुत ज्यादा मिलेगा।
पॉलिसी गैप्स इन एनिमल बर्थ कंट्रोल। अब इसके अंदर ये सब पॉइंट्स हैं, बात एक ही है जो समझा है। पॉलिसी गैप्स इन एनिमल बर्थ कंट्रोल, करंट एबीसी, एबीसी रूल कौन है? एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स, फोकसेस प्राइमरली ऑन स्टरलाइजिंग स्ट्रे डॉग्स, इग्नोरिंग पेडिग्री पेट्स दैट कंट्रीब्यूट टू स्ट्रे बर्थ। अब ये क्या है, गवर्नमेंट ने कुत्तों के लिहाज से बहुत सारा पॉलिसी भी बनाया, उसमें एक पॉलिसी कौन सा है बोलो? एनिमल बर्थ कंट्रोल 2023 रूल्स, जिसमें जो कि आपके स्ट्रे डॉग्स हैं उनको स्टरलाइज करना है, स्टरलाइज करके कि वो आगे वो बेबी प्रोड्यूस नहीं कर सके। बट बहुत सारे ऐसे डॉग हैं जो पेडिग्री पेट्स हैं, मतलब कि वैसे तो आपके खुद के पालतू शायद नहीं हो, है ना, बट आप उनको हमेशा खाना देते हो, है ना, पेडिग्री देते हो, समझ में आ रही बात? जब टीम आती है तो आप उनको घर में छुपा देते हो, ऐसे बहुत सारे डॉग्स हैं, ठीक बात है, या आपके पेट डॉग्स हैं, तो उनके वजह से वो लोग क्या करते हैं और ज्यादा बर्ड्स को जन्म देते हैं। एक्सपर्ट सजेस्ट मेजर्स लाइक ब्रीडिंग टैक्सेस, एग्जांपल केरला प्रपोज्ड हेवी फीस फॉर अनस्टरलाइज्ड पेट्स इन 2023। अनस्टरलाइज्ड पेट्स के लिए क्या करो? हेवी टैक्स दो, खासकर अगर किसी कोई हाउस होल्ड है, उसने पेट को पाला हुआ है, उसका पेट क्या है? अनस्टरलाइज्ड है, तो उसको क्या देना पड़ेगा? हेवी टैक्स गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। समझ में आई बात, है ना? और वाकई में मेन सॉल्यूशन क्या है? अगर डॉग्स को स्टरलाइज किया जाएगा तो डॉग्स का एज कितना होता है? 10 से 12 साल होता है। 10 से 12 साल में मैक्सिमम डॉग्स क्या होते जाएंगे? खत्म होते जाएंगे, है ना? डॉग्स का पॉपुलेशन क्या होगा? डिक्लाइन होगा अगर हम स्टरलाइज करते जाएं तो, है ना? डॉग्स का प्रॉब्लम नेचुरली धीरे धीरे क्या होते जाएगा? कम होते जाएगा, है ना? और एक कंट्रोल डॉग का पॉपुलेशन जब आ जाए तो हम स्टरलाइज करना छोड़ सकते हैं, या एक सीक्वेंस में स्टरलाइज कर सकते हैं कि स्टरलाइजेशन अभी मान लो हर महीने कर रहे हैं, बाद में पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाने पे 1 साल में करेंगे, कि वो एक मिनिमम डॉग्स का पॉपुलेशन भी क्या रहे? मेंटेन रहे। समझ में आई बात? ये सारा स्टेप्स यहाँ पे लिया जा सकता है। कॉजेज ऑफ द स्ट्रे डॉग मीनेस इन इंडिया, फीडिंग विदाउट ओनरशिप, ये बहुत सारा है, लोग खाना खिलाते रहते हैं बिना ओनरशिप के, ठीक है। राइजिंग ट्रेंड्स ऑफ फीडिंग स्ट्रे विदाउट अडॉप्टिंग देम इंक्रीजेस टेरिटोरियल एंड एग्रेसिव बिहेवियर। वो डॉग्स में कैसा बिहेवियर डेवलप करता है? टेरिटोरियल एंड एग्रेसिव, बहुत ज्यादा है दिल्ली में, है ना, कि डॉग्स यहाँ के ओनर 4-5 या कोई भी 1-2 ओनर खिला रहे हैं तो उनको लगता है ये एरिया जो है हमारा है, इस एरिया में कोई और डॉग नहीं आना चाहिए, वो आएगा तो ओनर उनको भी खिलाएगा तो मेरा खाना खत्म हो जाएगा। समझ में आई बात? कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी, लोग आते हैं, दूसरे कुत्ते आ रहे हैं तो वो भौंक के भगाते हैं वहां से कि ये मेरा एरिया है, यहाँ पे मुझे खाना मिलता है। समझ में आई बात? एग्रेसिव बिहेवियर लीड्स टू मोर बाइट केस, स्पेशली टारगेटिंग नॉन फीडर्स और आउटसाइडर। जो लोग नहीं खिलाते हैं उनको और ज्यादा ये लोग क्या करते हैं? टारगेट करने लगते हैं कि वो तो खिलाता है, तू कौन है बे? समझ में आई बात, है ना? तू क्यों नहीं खिला रहा? या आउटसाइडर को और ज्यादा भौंकने लगते हैं। बेंगलुरु सिविक डेटा showed that 58% of reported bite incident were linked to dogs regularly fed in specific localities but not adopted. Adopt नहीं किया गया but regularly fed किया गया। In 2024, Ghaziabad reported over 1700 dog bite cases in just 6 months, with most from areas where community feeding without control was common. समझ में आई बात? तो अगर हम बोले कि नहीं कुत्तों को खाना देते रहो तो ये बहुत अच्छी बात होती है तुम्हारे लिए, बाकी लोगों के लिए क्या हो जाएगा? अच्छी बात नहीं होगी। ठीक बात है ना? सुप्रीम कोर्ट का वार्निंग, लीगल एक्शन अगेंस्ट दोज ऑब्स्ट्रक्टिंग स्ट्रे रिमूवल ऑर्डर्स, अकाउंटेबिलिटी में एक्सटेंड टू फीडर्स इन फ्यूचर हेयरिंग्स। मतलब अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया, बोला कि जो लोग कुत्तों को पकड़ने में रोकेंगे, डॉग लवर्स, उनका भी अकाउंटेबिलिटी सेट कर दिया जाएगा। तुमको भी हियरिंग के लिए बाद में बुलाया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में, है ना? तो अभी अगर कुत्तों को पकड़ने से रोकते हो तो बाद में भुगतने के लिए तैयार रहना, है ना? हो सकता है सुप्रीम कोर्ट के किसी फैमिली मेंबर को काटा हो तो कुत्ते ने, है ना? तो यहाँ पे है, मतलब दैट माइट बी अ पॉसिबिलिटी। तो बहुत ज्यादा वो क्या हो गए? ट्रिगर हो गए। प्रोविजंस रिगार्डिंग स्ट्रे डॉग इन इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, डायरेक्टली कुत्तों से रिलेटेड प्रोविजन तो नहीं होगा, एनिमल से रिलेटेड होगा। फंडामेंटल ड्यूटीज है आपका कि आप कुत्तों के प्रति, लिविंग क्रिएचर के प्रति क्या रखो? कंपैशन, कम पैशन रखो। नहीं, दोनों को जोड़ के बोलना है ना? कम पैशन अलग चीज है, कंपैशन अलग चीज है। कंपैशन क्या है बताओ? बताया था ना, जो लोग एथिक्स पढ़ते हैं उनको कंपैशन पता है। अब जो लोग नहीं पढ़े हुए हैं उनको नहीं पता है, काफी लोगों को तो नहीं पता है। तो यही सब कीवर्ड है जो आपको सीखना है।
समझ में आई बात? पहले से पता रहेगा तो अच्छा रहेगा। कंपैशन मतलब दया, करुणा, हेल्पिंग नेचर, है ना, एक वैसा एटीट्यूड आपका होना चाहिए। आर्टिकल 243W मैंडेट्स म्यूनिसिपैलिटीज टू प्रिवेंट क्रूएलिटी टू एनिमल। म्यूनिसिपैलिटी जो होता है एनिमल्स के अगेंस्ट में क्रूएलिटी नहीं करे। स्टैट्यूटरी रूल्स क्या बोलता है? एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स अंडर द प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी टू एनिमल एक्ट। ये 1960 में एक एक्ट बना जिसको हम बोलते हैं प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी टू एनिमल एक्ट, पार्लियामेंट ने बनाया, है ना, एनिमल क्रूएलिटी रोकने के लिए। अभी उसके अंदर ये रूल है, ये रूल क्या कहता है? कंट्रोल स्ट्रे डॉग पॉपुलेशन वाया स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन तक स्ट्रे डॉग का पॉपुलेशन कंट्रोल करो, देन रिटर्न टू लोकालिटी, देन लोकालिटी को रिटर्न कर दो। प्रिवेंट रेबीज स्प्रेड थ्रू मास वैक्सीनेशन। रेबीज का स्प्रेड को रोकना होगा कैसे? मास वैक्सीनेशन, कुत्तों का मास वैक्सीनेशन करके, है ना, इंसानों का नहीं, ठीक है ना। असाइन फीडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कम्युनिटी एनिमल्स टू रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन और लोकल बॉडीज। इसमें फीडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फिक्स किया जाए कि खिलाएगा कौन कुत्तों को। समझ में आई बात? वो रेस्पॉन्सिबल बनाया जाए कि एक दिन खाना खिला दिया, 2 दिन नहीं खिलाया, 2 दिन कुत्ते भौंक रहे हैं, किसको खाएं? ठीक है, तो ये सारा चीज प्रॉब्लम देता है। जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, एनिमल से रिलेटेड खासकर बुल, ऑक्स, इनसे रिलेटेड जल्लीकट्टू एक फेस्टिवल होता है ना, जल्लीकट्टू। समझ में आई बात? तो जल्लीकट्टू में क्या होता है? जल्लीकट्टू में भी एनिमल्स का आप क्या कराया जाता है? रेस कराया जाता है ना, टेम कराया जाता है, एनिमल्स को टेम करके, ऑक्सेस को टेम करके उनका बुल्स को रेस कराया जाता है, ठीक है। वहां पे भी आर्टिकल 21 के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि वो एनिमल्स तक भी एक्सटेंड होता है, एनिमल्स का भी अपना राइट टू लाइफ है। समझ में आई बात? एनिमल्स को भी ऐसे आप मार नहीं सकते। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने मारने का ऑर्डर नहीं दिया है, समझ में आई बात? मारने को बोलते हैं कलिंग, मास लेवल पे एनिमल्स को मारने को कलिंग बोलते हैं, CULLING। बैलेंसिंग अप्रोच, कोर्ट रिकॉग्नाइजेस नीड टू बैलेंस एनिमल प्रोटेक्शन विद पब्लिक सेफ्टी कंसर्न। एनिमल प्रोटेक्शन को पब्लिक सेफ्टी से बैलेंस करना है, तो यहाँ पे पब्लिक सेफ्टी नहीं हो रहा है कुत्तों को देख के दिल्ली में। सुप्रीम कोर्ट में ऑर्डर, क्या ऑर्डर है? कंप्लीट रिमूवल, बिल्कुल हटा दो, बिल्कुल हटा के वापस रिलीज नहीं करना है। शेल्टर का एक्सपेंशन करो जहां पे एनिमल्स को रखा जाए। सुप्रीम कोर्ट मैंडेटेड बिल्डिंग फैसिलिटीज विद कैपेसिटी फॉर 5000 डॉग्स विद इन 8 वीक्स स्टार्टिंग विद द मोस्ट वल्नरेबल लोकेलिटी। जहां कुत्ते बहुत ज्यादा हैं वहां आसपास कुत्तों के लिए क्या बने? शेल्टर बने। अब वो फ्री रेंजिंग डॉग है, वो शेल्टर में कितना रहेंगे, है ना, बचपन तो घूम घूम के खाने की आदत लगी है उनको। रैपिड रेस्पॉन्स हेल्पलाइन आना चाहिए, मस्ट बी सेटअप सो दैट एनी रिपोर्टेड डॉग बाइट केस इज एक्टेड अपॉन विद इन 4 आवर्स। स्ट्रिक्ट कंप्लायंस, एनी पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन ऑब्स्ट्रक्टिंग द रिमूवल प्रोसेस विल फेस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगेगा सीधा। अभी ये अलग से पॉलिटी में सेपरेट टॉपिक है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या है? कोर्ट का आदेश का पालन नहीं करना, एक तरह से क्या बोला जाता है? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बोला जाता है। इसमें बचने के चांसेस नहीं होते, डॉग बाइट से तो फिर भी बच जाओगे, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से बचने के चांसेस कम हो जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर ऑन स्ट्रे डॉग्स, रैशनले बिहाइंड द ऑर्डर। पब्लिक सेफ्टी, ऑब्वियसली डेटा आएगा। चाइल्ड एंड एल्डरली प्रोटेक्शन, अब ये दो अलग अलग पॉइंट हो गए, आप एक ही पॉइंट में लिख दोगे। आई बात समझ में? ऐसे पॉइंट्स को लिखा जाता है। पॉलिसी का इनइफेक्टिवनेस, एबीसी पॉलिसी बनाया ना, इफेक्टिव तो नहीं है। राइट टू सेफ मोबिलिटी, लोगों का भी होना चाहिए ना राइट टू सेफ मोबिलिटी, है ना, जिंदा रहने का राइट है ना। आर्टिकल 21 क्या कहता है? राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। बट बाहर निकले कुत्ता है अब कुत्ता लिबर्टी रिस्ट्रेन कर लो, 4 कुत्ते हैं, अब नहीं जा पा रहे हो आप, नहीं छोड़ो, रह जाते हैं आज तो फिर राइट टू सेफ मोबिलिटी तो नहीं हो रहा है। समझ में आई बात? तो राइट टू सेफ मोबिलिटी, ये सब सुप्रीम कोर्ट एक तरह से जो डिसीजन दिया उसके फेवर में पॉइंट्स है। लाइफ सेविंग मेजर, बहुत लोगों का लाइफ बचेगा। सेफ पब्लिक स्पेस, पार्क वगैरह और बाकी रोड वगैरह जो होंगे क्या होंगे? सेफ। अब सेफ पब्लिक स्पेस एक पॉइंट है, राइट टू सेफ मोबिलिटी एक पॉइंट है, समझो। यही सब कीवर्ड है, यही सब क्या है? कीवर्ड, की फ्रेजेस हैं जो आप याद रख सकते। आई बात समझ में? ठीक है, तो ये नए स्टूडेंट जो भी हैं वो लोग नोट्स इनका बना सकते हो। अकाउंटेबिलिटी सिस्टम, यूज ऑफ सीसीटीवी, प्रॉपर रिकॉर्ड, इंश्योर ट्रांसपेरेंसी एंड प्रोसीजरल फेयरनेस। लूप होल्स को क्लोज करना, अर्बन गवर्नेंस को बूस्ट करना, अर्बन एरियाज में जो गवर्नेंस है उसको क्या करना? बूस्ट करना। सेफ्टी को, सैनिटेशन को पब्लिक हेल्थ एथिक्स के साथ में मिलाना, ठीक है।
कंसर्न्स क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया उस पे नेगेटिव पॉइंट्स क्या है, नेगेटिव पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। शेल्टर ओवर क्राउडिंग रिस्क, क्योंकि शेल्टर कितने बनाओगे और कितने बनेंगे, कुत्ते तो बहुत है, समझ में आई बात, लाखों में है, लाखों में रखने के लिए क्या शेल्टर्स हैं हमारे पास, शायद नहीं है, ओवर क्राउडेड रहेंगे। शेल्टर में इनह्यूमन कंडीशन रहेगा, खैर ह्यूमन रखा नहीं जाएगा, रखे कुत्ते ही जाएंगे, बट कंडीशन इनह्यूमन रहेगा। एनिमल वेलफेयर कंसर्न्स रहेगा, ठीक है। इकोलॉजिकल इंपैक्ट आएगा, रिमूवल में अपसेट इकोलॉजिकल बैलेंस, है ना, कई बार चूहे हुए को खा जाते हैं कुत्ते, दौड़ा देते हैं, ठीक है, तो वो चूहों की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी। रिस्क ऑफ अब्यूज विदाउट ओवरसाइट, रिस्क ऑफ कोवर्ट किलिंग और क्रुएलिटी अंडर इन्फोर्समेंट कवर। अब ये देखो, कोवर्ट क्या होता है, छुपा के, है ना, कोवर्ट जनरली रॉ और मिलिट्री ऑपरेशन में ज्यादा वर्ड यूज होता है, कोवर्ट ऑपरेशन, समझ में आई बात, है ना। अब कुत्ते भरे हुए हैं हजारों की संख्या में, पता चला 10 कुत्तों को मार दिया गया, उधर मार के मोमोज में डाल दिया गया, किसको पता चल रहा है, नहीं पता चल रहा है, सीरियसली, है ना। दिल्ली में ये न्यूज आई हुई है कि बहुत बार मोमोज में कुत्ते का मीट हो सकता है ना, चिकन मोमोज के नाम पे, ठीक है, तो मत खाओ। तो हाँ ऑब्वियसली, मेरे 2 दोस्त थे, दोनों काफी अच्छे थे, अब वो दोनों एक पीसीएस का एग्जाम देने जाने वाले थे, उनका यूपीएससी का प्रीलिम्स उस साल नहीं निकला था, पीसीएस का एग्जाम देने जाने वाले थे, है ना। एग्जाम के अगले दिन मैंने फोन किया, बोला तुम लोग तो एग्जाम देने जाने वाले थे, कैसा हुआ, बोला कि अभी हॉस्पिटल में पड़े हम लोग। मैंने बोला क्या हुआ, 4 दिन पहले मोमोज खाया था हम लोगों ने, है ना। मोमोज कितना पीस था, 5 पीस था, और 2 लोगों ने मिलकर खाया था, ठीक है। एक इंसान उस कृष्णा जैसा था, एकदम हट्टा कट्टा, मोमोज ने उसको अधमरा कर दिया था, ठीक है, 10 दिन वो हॉस्पिटल में पड़ा रहा, है ना। दूसरी वाली इंसान तो ऐसी तुमसे भी पतली थी बेटा, है ना, तो वो तो पहले से अधमरी थी, है ना, उसका मोमोज ने क्या हाल किया सोचो। तो ऑब्वियसली दैट इज अ बिग कंसर्न। तो ये कंसर्न बहुत है। कोवर्ट किलिंग, कलिंग बोल सकते हैं, कलिंग मैंने बताया था ना मास लेवल पे, कोवर्ट छुपा के कलिंग हो सकता है, ठीक है। एथिक्स में और क्या चीजें लिख सकते हो, एथिक्स में अगर आपको डिलेमा लिखने के लिए आए, एथिक्स में हो सकता है ये एथिक्स में केस स्टडी के रूप में आ जाए, किसके रूप में आ जाए, केस स्टडी। ह्यूमन ट्रीटमेंट, ह्यूमन ट्रीटमेंट नहीं है, ह्यूमन ट्रीटमेंट वर्सेस ह्यूमन सेफ्टी, डॉग्स का ह्यूमन ट्रीटमेंट वर्सेस ह्यूमन सेफ्टी, है ना, ह्यूमन ट्रीटमेंट करना है उनका। एनिमल राइट वर्सेस पब्लिक हेल्थ प्रायोरिटीज, एनिमल्स का भी राइट है, पब्लिक हेल्थ प्रायोरिटीज को भी देखना है। इकोलॉजिकल रोल वर्सेस अर्बन मैनेजमेंट नीड्स, इकोलॉजिकल रोल्स क्या है कुत्तों का, अर्बन को कैसे मैनेज करना है। इंडिविजुअल लिबर्टी वर्सेस कलेक्टिव गुड, है ना। राइट ऑफ फीडर्स एंड एनिमल लवर्स टू केयर फॉर स्ट्रे वर्सेस कम्युनिटीज राइट टू सेफ फियर फ्री पब्लिक स्पेसेस, बच्चों के लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी है, समझ में आई बात, है ना। इमीडिएट हार्म रिडक्शन वर्सेस लॉन्ग टर्म पॉपुलेशन कंट्रोल, इमीडिएट हार्म रिडक्शन करना चाहिए जैसे अभी किया जा रहा है, या लॉन्ग टर्म पॉपुलेशन कंट्रोल करना चाहिए, जो मैंने बताया कि अगर हम लोग स्टरलाइजेशन करते जाएं, क्योंकि स्टरलाइजेशन एबीसी रूल जो आया वो कब आया, 2023 में, अभी कितना ही साल हुआ है, 2 साल हुआ है, अभी उसका रिजल्ट आने में टाइम लगेगा, ओवर 20 इयर्स जाके पॉपुलेशन स्टेबलाइज होगा उनका, अभी इतने जल्दी स्टेबलाइज नहीं होगा, समझ में आई बात। इट विल टेक 10-20 इयर्स, क्योंकि एक कुत्तों का साइकिल कंप्लीट होने में कितना साल लगेगा, 10 साल लगेगा, समझ में आई बात। तो इमीडिएट हार्म रिडक्शन करने के लिए स्टेप लिया गया है, ठीक है। एथिकल डायमेंशन और क्या आ जाएगा, यूटिलिटेरियनिज्म, है ना। एथिक्स जब पढ़ोगे तो आपको क्या पढ़ाया जाएगा, यूटिलिटेरियनिज्म, हर चीज को यूटिलिटी के हिसाब से देखो, इसका यूटिलिटी क्या है, आइसक्रीम खाना है, हाँ यूटिलिटी अच्छा है, टेस्ट अच्छा लगेगा, या नहीं खाना है बाद में बीमार पड़ेंगे, तो यूटिलिटी के हिसाब से देखो, उसको क्या बोला जाता है, यूटिलिटेरियनिज्म। ग्रेटर पब्लिक सेफ्टी आउटवेज द हार्म कॉज टू ए स्मॉलर नंबर ऑफ एनिमल, यूटिलिटेरियनिज्म अप्रोच क्या बोलेगा कि पब्लिक सेफ्टी क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है उससे, तो उस काम को ज्यादा करना चाहिए। WHO estimates 99% of human rabies is from dog bites. Prevention saves thousands of lives. ह्यूमन केसेस में 99% केसेस जो होते हैं रेबीज के, वो किससे होते हैं, डॉग बाइट्स। एक कोई एथलीट था साउथ इंडिया में, छोटे बच्चे को काटने से मर गया, वो छोटे कुत्ते के काटने से वो मर गया, है ना। उसको वो निकाला कहीं से पिट से, है ना, नाली वाली में गिर गया था वो, उसको निकाला, उसने थोड़ा सा खरोंच दिया या थोड़ा सा काट लिया, उसने नेग्लेक्ट कर दिया उसको, और उसके वजह से उसको क्या हो गया, रेबीज हो गया, उसका डेथ हो गया, समझ में आई बात। तो कभी भी डॉग बाइट का खरोच भी कभी नेग्लेक्ट नहीं करना है। बच्चों में क्या होता है, बच्चे 4 साल का बच्चा है, 5 साल का बच्चा है, मम्मी मना कर रही है मत जाओ बाहर, मत जाओ, बाहर चला गया,
कुत्ते ने खरोच लिया, अब घर पे बता नहीं रहा, क्योंकि बताएगा तो अगली बार बाहर जाने को नहीं मिलेगा। समझ में आई बात? तो वो रिस्क एक्चुअली में होता है। वर्च्यू एथिक्स, वर्च्यू एथिक्स मतलब डिसीजन मेकिंग गाइडेड बाय द वर्च्यूज सच एज कंपैशन, रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड प्रूडेंस। तो यहां तो कंपैशन इतना केयर नहीं किया जा रहा है, किसका? कुत्तों का, बट लोगों का किया जा रहा है। डिओन्टोलॉजी, डिओन्टोलॉजी भी आप एथिक्स पढ़ोगे तो समझोगे, तो ये खैर एथिक्स वालों के लिए अलग से है ना, बाकी लोगों के लिए अलग से नहीं है। बाकी स्पेशल केसेस हम पढ़ते हैं भूटान में 14 ईयर CNVR। CNVR मतलब होता है कैच, न्यूटर, वैक्सीनेट, रिलीज। समझ में आई बात? 14 ईयर मतलब वही जो डॉग का लाइफ साइकिल है वो 10-12 ईयर्स है, 14 ईयर्स का प्रोग्राम इन्होंने बनाया है। प्रोग्राम रिड्यूस्ड स्ट्रे नंबर्स ह्यूमनली, वहां पे स्ट्रे डॉग्स के नंबर ह्यूमनली क्या हो गए? कम हो गए। तो 10 साल 12 साल का उनका साइकिल है, 14 साल में कम हो ही जाएगा, ऑब्वियस है। थाईलैंड, ग्रेटर बैंकॉक, पॉपुलेशन कंट्रोल लोअर्ड रेबीज इंसिडेंट्स, वहां भी पॉपुलेशन कंट्रोल। नेदरलैंड अचीव्ड स्ट्रे फ्री स्टेटस वाया स्टरलाइजेशन, ओनरशिप लॉज एंड पब्लिक एटीट्यूड चेंज। पब्लिक एटीट्यूड चेंज मतलब फीड कैसे कराना है ना, कब कराना है, किन कुत्तों को कराना है, किन कुत्तों को नहीं कराना। ओनरशिप का रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसे नहीं होगा खाना खिला के चले जाओगे तुम। समझ में आई बात? फिर ओन करो, उनको घर में रखो। समझ में आई बात? सेफ रखो, है ना। और बाकी जो ऐसा नहीं है उनको स्टरलाइज करो, स्टरलाइजेशन से काम हो जाएगा। कंक्लूजन, सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन ऑन स्ट्रे डॉग रिमूवल रिफ्लेक्ट्स अ शिफ्ट टुवर्ड प्रिवेंटिव अर्बन गवर्नेंस। ये भी एक कीवर्ड हो गया। कौन सा अर्बन गवर्नेंस? प्रिवेंटिव, कि रेबीज होने ही नहीं दे, डॉग बाइट होने भी नहीं दे। ऐसा नहीं कि बहुत बढ़िया हॉस्पिटल खुला है, रेबीज का खतरा नहीं है, अब डॉग कुत्ते ने काटा तुरंत आइए, तुरंत इंजेक्शन लगेगा, वो क्या हो जाएगा? वो कैसा अर्बन गवर्नेंस हो जाएगा बताइए? बोलो। क्यूरेटिव, कि अब बीमार हो गया वो क्योर करते हैं इधर, और पहले ही कुत्ते का हटा दिया वो क्या हो गया? प्रिवेंटिव। प्रिवेंटिव अर्बन गवर्नेंस ग्राउंडेड इन द यूटिलिटेरियन एम ऑफ मैक्सिमाइजिंग पब्लिक सेफ्टी एंड डिओन्टोलॉजिकल ड्यूटी टू प्रोटेक्ट लाइफ अंडर आर्टिकल 21। इतना काफी है। तो ये सब कंक्लूजन्स लिखने में काम आता है ना। इनमें से कुछ कुछ कीवर्ड कुछ कुछ आपको याद रख गया तो आप क्या लिख सकते हो? कंक्लूजन लिख सकते हो। समझ में आया पूरा होलिस्टिकली, है ना। तो ऐसे ही जब आप यूट्यूब पे लेक्चर देखोगे हो सकता है कुछ वर्ड समझ में नहीं आए, इसलिए उनको कीवर्ड्स को लिखते रहना जरूरी है। बाद में जब ये पीडीएफ आपको मिलेगा तो आप जो लोग नए स्टूडेंट हैं आप लोग कीवर्ड्स का एक अलग से नोट्स बनाना स्टार्ट करिए। समझ में आई बात? वो एक महीने में या हर संडे को वो नोट्स रिवाइज कर लीजिए, है ना। शशि थरूर बनना है तो ये काम करना पड़ेगा, है ना। नहीं भी बनना है तो भी यही काम करना पड़ेगा। समझ में आई बात? मोर वर्ड्स मीन्स मोर इन्फॉर्मेशन, मोर इन्फॉर्मेशन मीन्स मोर नॉलेज, मोर नॉलेज मीन्स इजियर मेंस एग्जामिनेशन, इजियर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। तो वही तो चाहिए, और क्या चाहिए? नहीं चाहिए ना, ठीक है। सेकंड, ऑपरेशन फाल्कन। More than 40 arrests made under anti-poaching exercise in Assam, says video shared by Chief Minister Himanta Biswa Sharma। कितने लोग अरेस्ट किए गए हैं? More than 40। जो इनोसेंट राइनोज होते हैं उनको पकड़ के उनका आगे का जो राइनो होता है, जो सिंग होता है, हॉर्न होता है, वो निकाल लेना, ठीक है। उनका जो मोटा सा स्किन होता है वो निकाल लेना, ठीक बात है। वो सब किस में आता है? पोचिंग में आता है, ठीक है। तो राइनो पोचिंग जो है उसको रोकने के लिए जो कदम उठाया गया उसको क्या बोलेंगे? ऑपरेशन फैल्कॉन बोलेंगे। मोर देन 40 अरेस्ट, ठीक है, ऑपरेशन फैल्कॉन के अंदर। प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, मेंस के लिए भी। ऑपरेशन फैल्कॉन आसाम एंटी पोचिंग इनिशिएटिव, जॉइंट एंटी पोचिंग इनिशिएटिव लॉन्च इन 2024 बाय द आसाम पुलिस एंड आसाम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। पुलिस और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मिलकर ज्वाइंटली काम कर रहे हैं, है ना। कभी भी आगे ध्यान रखना, कभी भी केस स्टडीज जब लिखो एथिक्स का, ऐसे ज्वाइंट ऑपरेशन कराना होता है। गवर्नेंस लिखो तो क्या कराना होता है? ज्वाइंट ऑपरेशन। ज्वाइंट ऑपरेशन से क्या होता है? फायदा होता है, हमेशा ज्यादा फायदा होगा। समझ में आई बात? एम क्या है? एलिमिनेट राइनो पोचिंग नेटवर्क्स एंड कर्व इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड। इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड को कर्व, कर्व मतलब रोक देना। कर्व भी एक कीवर्ड हो गया जिन लोगों ने नहीं पढ़ा होगा। ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व आसाम पुलिस, आसाम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, दोनों यहां इन्वॉल्व है, ठीक है। ऑपरेशन फैल्कॉन ब्रेकिंग द बैक ऑफ पोचिंग एंड इलीगल एनिमल ट्रेड, दोनों चीजें हैं। इलीगल एनिमल ट्रेड भी रोकना है। अरेस्ट, डिस्ट्रिक्ट वाइज अरेस्ट, खैर हमें जान के क्या करना। विश्वनाथ चारियाली में 18 अरेस्ट हैं, ठीक है। बाकी और डिस्ट्रिक्ट में भी अरेस्ट है। जो इंडियन राइनो है, इंडियन राइनो का कंजर्वेशन स्टेटस कहां पे आता है? वल्नरेबल।
देखो IUCN करके एक संस्था है ना, IUCN इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। IUCN का काम क्या है, कहां खो गई हो, उसमें चली गई हो, राइनो में। IUCN का काम क्या है, एनिमल्स को प्रोटेक्ट करना। तो एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए वो हर एनिमल को एक क्या देता है, टैग देता है कि एनिमल का अभी जो स्टेटस है, थ्रेटेंड स्टेटस, वो कैसा है, बहुत ज्यादा मरने के कगार पे है, विलुप्त के कगार पे है, कि बहुत ज्यादा है। समझ में आई बात। तो उसके स्टेटस के हिसाब से सबसे खराब स्टेटस कौन सा माना जाता है, एक्सटिंक्ट, जो कि अब दुनिया में नहीं है। जैसे चीता इंडिया में नहीं था, है ना, बचपन से हम चीता सुनते हुए आ रहे हैं, लेकिन 1950s में ही इंडिया में चीता क्या था, एक्सटिंक्ट, है ना। तभी हम लोग कहां से लाए उसको, अफ्रीका से पकड़ पकड़ के लाए, नामीबिया वगैरह से। अब चीता है थोड़े बहुत, ठीक है। फिर उसके बाद आता है EW इसको बोलते हैं एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड। वाइल्ड मतलब जंगलों में एक्सटिंक्ट है, हो सकता है चिड़ियाघर में मिल जाए। कहां पे मिल जाए, चिड़ियाघर में। फिर आता है CR, सीआर मतलब क्रिटिकली इंडेंजर्ड। फिर क्या आता है, इंडेंजर्ड। फिर क्या आता है, वल्नरेबल। हमारे इंडियन राइनो कौन है, वल्नरेबल है। फिर क्या आता है, एंटी मतलब नियर थ्रेटन्ड। क्या होता है, LC मतलब लीस्ट कंसर्न। ये धीरे धीरे याद हो जाएगा, ऐसे आप 100 एनिमल के बारे में पढ़ोगे, ठीक बात है। तो इसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बट आगे से वन हॉर्न्ड इंडियन राइनो के लिए याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए, वल्नरेबल। की फीचर ऑफ ऑपरेशन फैल्कॉन, फीचर्स क्या है, इंटीग्रेटेड इंटेलिजेंस ऑपरेशन। इंटेलिजेंस मतलब क्या है, सूचना, इंफॉर्मेशन मिलना कि पोचर्स आने वाले हैं, ट्रेड होने वाला है, पकड़ लो उनको जाके। तो इसको क्या बोलेंगे, इंटेलिजेंस, इंटीग्रेटेड इंटेलिजेंस ऑपरेशन। उसमें क्या होगा, सर्विलेंस होगा, ट्रैकिंग होगा, रैपिड रेस्पॉन्स एंड कोऑर्डिनेशन होगा दोनों टीम्स के बीच में, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, पुलिस, रैपिड रेस्पॉन्स, मल्टी एजेंसी कोलैबोरेशन हो रहा है, मास अरेस्ट, पोचिंग अटेम्प्ट थ्वार्टेड मतलब प्रिवेंटेड, रोक दिया गया, उसको क्या बोलते हैं, थ्वार्टेड। ये भी एक वर्ड हो गया जो आपको नहीं पता है, आप याद रख सकते हो, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन एंड डिसमेंटलिंग ऑफ 6 मेजर राइनो पोचिंग गैंग्स उनको आइडेंटिफाई किया गया, उनको डिसमेंटल किया गया, ठीक बात है। और क्या हो गया, कंजर्वेशन गेन्स, 0 राइनो किलिंग्स इन 2025, पोचिंग रिड्यूस बाय 86% सिंस 2016। अब एक बात ध्यान से सुनो, ये हम लोग पोचिंग पढ़ रहे हैं या ऑपरेशन फाल्कॉन पढ़ रहे हैं, एंटी पोचिंग ऑपरेशन किसके लिए, अगेंस्ट द राइनो। अगर अगेंस्ट द एलिफेंट होता, अगर ऐसा कुछ लॉन्च कर दिया गया, आपको उसके बारे में पता नहीं है, बट आपको किसके बारे में पता है, राइनो के बारे में पता है, ठीक है। तो क्या ये कीवर्ड्स चेंज हो जाते हैं, कीवर्ड्स सेम रहते। क्या चेंज होते, नंबर चेंज हो सकते थे, कीवर्ड्स सेम रहते। तो इसीलिए एक एनिमल के बारे में पढ़ो, सबके बारे में हो जाता है मेंस के बारे में, मेंस का यही काम है। तो नंबर ऑफ कीवर्ड्स जितना याद है, मेंस का प्रिपरेशन उतना ही बेहतर है। समझ में आई बात। प्रीलिम्स में क्या होता है, प्रीलिम्स में आएगा कॉम्प्रिहेंशन, उसमें भी रहेंगे कीवर्ड्स, उसमें भी रहेगा अच्छे वर्ड्स, वो सब अगर जितने कीवर्ड्स याद हैं आप कॉम्प्रिहेंड इजीली कर पाओगे, सीसैट जो आता है। समझ में आई बात। इस बार APSC ने बहुत सारा इंग्लिश भर रखा था कि नहीं, मैथ्स को कम कर रखा था, बहुत लोग मैथ पढ़ के गए, इंग्लिश पढ़ के नहीं गए, ठीक है। तो इंग्लिश मैथ हर चीज पढ़ के जाना है। सिग्निफिकेंस क्या होगा ऑपरेशन फाल्कन का, बायोडाइवर्सिटी क्या रहेगा, प्रोटेक्ट, स्ट्रेंथेंड लॉ इन्फोर्समेंट, लॉ का इन्फोर्समेंट क्या होगा, स्ट्रेंथेंड, ग्लोबल रेपुटेशन बढ़ेगा कि हम लोग राइनोज को बचा ले रहे हैं, ठीक बात है। अच्छा, इसके अलावा दूसरे एनिमल्स को कैसे कंजर्व करना है उसके लिए हमें लेसन मिलेगा, ठीक है। इको टूरिज्म का ग्रोथ होगा कि आओ और राइनो देखो, राइनो दिखाने में डर नहीं लगेगा। अदरवाइज अगर बार बार राइनो मरेंगे तो हम लोग पहले उनको प्रोटेक्शन पे ध्यान देंगे, बाद में टूरिज्म पे ध्यान देंगे। कम्युनिटी को एश्योरेंस मिलेगा, बिल्ड्स पब्लिक कॉन्फिडेंस इन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एंड पार्क सिक्योरिटी, वाइल्ड लाइफ क्राइम को डेटरेंस मिलेगा। आगे से ऐसे जो पोचिंग वाले नेटवर्क्स हैं वो आगे नहीं आएंगे, ठीक है। अब देखो राइनो का पॉपुलेशन 1960 से कैसे बढ़ता जा रहा है, बीच बीच में घटा भी है, घटा दिखाता है कि पोचिंग वोचिंग बहुत ज्यादा हो रहा है ना। अभी राइनो का पॉपुलेशन मस्त बढ़ रहा है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। द इंडियन राइनो इज द लार्जेस्ट ऑफ द 3 एशियन स्पीसीज एंड शेयर्स इट्स सिंगल हॉर्न कैरेक्टरिस्टिक विद जावा राइनो। राइनो में बहुत सारा स्पीसीज है ना, जावा राइनो, सुमित्रा राइनो, ठीक है। तो जावा सुमित्रा कहाँ पे है, इंडोनेशिया के आइलैंड्स है, वहां पे राइनोज हैं। 1 हॉर्न राइनो भी होता है, 2 हॉर्न राइनो भी होता है। हमारे पास कौन हॉर्न राइनो है, 1 हॉर्न राइनो है।
ठीक है, राइनो में सबसे ज्यादा राइनो देखो काजीरंगा नेशनल पार्क में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? काजीरंगा। उरांग में भी मिलेगा। उरांग वैसे छोटा नेशनल पार्क है, ठीक है, तो वहां पे डेंसिटी आपको राइनो की बहुत दिखेगी क्योंकि नेशनल पार्क छोटा है। काजीरंगा क्या है, साइज में बहुत बड़ा है, ठीक है। ग्लोबल राइनो पॉपुलेशन इन ग्रेटर काजीरंगा, 70% वर्ल्ड का ग्रेटर वन हॉर्न राइनो कहां मिलता है? काजीरंगा में। आइकॉनिक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, कुछ नहीं दिखेगा तो राइनो तो दिख ही जाएगा, टूरिस्ट आते रहते हैं राइनो देखने के लिए, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर का विजिट अभी इस एडवांटेज असम हुआ था, तो वर्ल्ड के बहुत बड़े बड़े लीडर्स का विजिट कहां पे हुआ था? काजीरंगा में, है ना, ठीक है। जयशंकर साहब भी गए थे और भी लोग गए थे। राइनो कंजर्वेशन इन आसाम, एक्सपेंशन ऑफ राइनो। अब देखो ये सब इंफॉर्मेशन जो है, ये सब इंफॉर्मेशन एक तरह से स्टैटिक इंफॉर्मेशन मान सकते हो, है ना, कि एक बार पढ़ोगे काम हो के रखेगा। आ रही बात समझ में? बार बार ये इंफॉर्मेशन चेंज नहीं होता। ये इन सब इंफॉर्मेशन को आप फॉर्डर इंफॉर्मेशन मान सकते हो। कैसा इंफॉर्मेशन? फॉर्डर, चारा, कि कुछ नहीं है तो यही डाल दिया आंसर में। समझ में आई बात? ठीक है। राइनो कंजर्वेशन इन आसाम, एक्सपेंशन ऑफ राइनो हैबिटाट 200 स्क्वायर किलोमीटर से ऐड करके उरांग नेशनल पार्क को भी ऐड करके कितना हो गया है? उरांग नेशनल पार्क का भी 12.82 स्क्वायर किलोमीटर हम लोगों ने रिक्लेम कर लिया। रिक्लेम समझते हो? व्हाट इज रिक्लेम? रिक्लेम, मान लो कि एक लैंडफिल है, लैंडफिल पे बार बार क्या फेंका जा रहा है? कूड़ा कचरा फेंका जा रहा है ना, ठीक है। उसके आसपास एक वाटर बॉडी है, लेक है या कुछ और है, वेटलैंड है, वो श्रिंक होते जा रहा है, छोटा होता जा रहा है ना। गवर्नमेंट ने मास ड्राइव लगवाया कि ये पूरा लैंडफिल को खाली कराएंगे, क्लीन कराएंगे, है ना। धीरे धीरे वो वाटर बॉडी क्या हो जाएगा? रेजुमिनेट हो जाएगा, वापस खिलने लगेगा। उसको बोलते हैं रिक्लेम कर लेना। क्या कर लेना? रिक्लेम कर लेना, वापस से क्लेम कर लेना। गंदगी हटा के वापस से क्लेम कर लिया। या फॉरेस्ट एरिया में लोग इंक्रोच करते जा रहे हैं, घर बनाते जा रहे हैं, उनको हटा के वापस से फॉरेस्ट एरिया कंजर्व कर लेना, इसको क्या बोलते हैं? रिक्लेम करना, है ना। रिक्लेम भी एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, जीएस पेपर 1 में भी काफी यूज होता है अर्बनाइजेशन में। कहां पे? अर्बनाइजेशन में। समझ में आई बात? ठीक है। जीरो टॉलरेंस टू पोचिंग, पोचिंग के लिए टॉलरेंस क्या होना चाहिए? जीरो टॉलरेंस। हिस्टोरिक डिस्ट्रक्शन ऑफ 2479 राइनोज हॉर्न्स एज अ सिंबॉलिक स्टैंड अगेंस्ट पोचिंग। तो जीरो टॉलरेंस वगैरह चल रहा है। पोचिंग देखो 52 से 2025 में कहां पे आ गया है? जीरो पे आ गया, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियसली पोचिंग होता है तो पूरा राइनो को वो लोग नहीं लेके जाते हैं, है ना। जो हॉर्न होगा या फिर स्किन वगैरह होगा वही सब लेके जा रहे होते हैं। बाकी पता चल जाता है कि राइनो मरा पड़ा है, उसका ये कटा हुआ है, तो पोचिंग हो गया है। लीगल मेजर्स ऑफ राइनो प्रोटेक्शन, आसाम फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एक्ट 1891 था। बंगाल राइनोसोरस प्रिजर्वेशन एक्ट, ये आजादी के पहले का है, तो बंगाल में ही आसाम आ रहा था, 1932। आसाम राइनो प्रोटेक्शन एक्ट 1954। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ये पूरे इंडिया के एनिमल्स के लिए लगेगा, ये आसाम के राइनो के लिए लगेगा। ये आसाम गवर्नमेंट ने बनाया है और ये इंडियन गवर्नमेंट ने बनाया है। आसाम अमेंडमेंट टू वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 2009 इंट्रोड्यूस्ड हार्शर पेनाल्टी। अब ये सब एकदम रट कर बैठने की जरूरत नहीं है, 2-3 याद होने चाहिए। एग्जाम में लिखोगे कि क्या क्या लॉज बना हुआ है, ठीक है। 1891 से लॉज बना हुआ है, या ऐसे भी लिख सकते हो 1891 से लॉज बना हुआ है। जो लॉज हम लोग और ज्यादा मजबूत करते जा रहे हैं। काजीरंगा का सक्सेस स्टोरी है, राइनो का पॉपुलेशन बढ़ा है, कम्युनिटी को एंगेज किया हम लोगों ने, ग्लोबल रिकॉग्निशन भी मिला है वर्ल्ड का कि बहुत अच्छा बहुत अच्छा। सर्व्स एज एन इंटरनेशनल मॉडल फॉर राइनो कंजर्वेशन सक्सेस, ठीक है। देखो ये वही वाला ग्राफ है जो पहले वाला ग्राफ था, वही ग्राफ है, सेम ग्राफ है। राइनो कंजर्वेशन के लिए थ्रेट्स क्या है? इलीगल ट्रैफिकिंग एंड पोचिंग, यही थ्रेट है। हैबिटाट प्रेशर फ्रॉम रिकवरी, हैबिटाट कम होते जाना उनका। बारिश, बहुत ज्यादा बारिश होके और फ्लड वगैरह आना, उसमें राइनो रोड पे आ जाते हैं, फिर कहीं और निकल जाएंगे, वहां से किसी ने पोच कर लिया उस टाइम पे, ठीक है। क्लाइमेट चेंज इंपैक्ट, इन्वेजिव स्पीसीज का बढ़ना, ग्रासलैंड, वैसे वैसे ग्रासलैंड आना, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट, राइनो हैबिटाट्स बॉर्डरिंग डेंसली पॉपुलेटेड एग्रीकल्चरल जोन्स लीड टू क्रॉप डैमेज एंड पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट, है ना। कंक्लूजन क्या है? वाई प्रोटेक्ट द राइनो? इकोसिस्टम के इंजीनियर्स हैं। राइनो हेल्प शेप देयर नेचुरल एनवायरनमेंट बेनिफिटिंग अदर स्पेसीज, अदर स्पेसीज को राइनो से फायदा होता है। कल्चरल सिग्निफिकेंस है, राइनो शुड कल्चरल होल्ड कल्चरल एंड स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंस पर्टिकुलरली इन आसाम, ठीक है। और बाकी टूरिज्म तो है ही,
है ना। ये इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज हैं। कैसे वैल्यूज हैं? इंस्ट्रूमेंटल। इंस्ट्रूमेंटल मतलब क्या वैल्यू वो क्रिएट करके दे रहे हैं जो आपके फायदे के लिए है, वो इंस्ट्रूमेंटल। इंट्रिंसिक वैल्यू की उनका होना खुद में ही जरूरी है भाई। एनिमल्स को क्यों मारना है, एनिमल्स को क्यों नहीं प्रोटेक्ट करना है, उसको बोलेंगे इंट्रिंसिक वैल्यूज। समझ में आई बात? ठीक है, बाकी ये कंक्लूजन वैसा ही है ना। लास्ट टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं आज का, हाउ डज सैटेलाइट इंटरनेट वर्क। सैटेलाइट का इंटरनेट कैसे वर्क करता है, कैसे वर्क करता है बताओ। सैटेलाइट का इंटरनेट क्या होता है, डायरेक्टली सैटेलाइट टू सैटेलाइट कैप्चर हो जाता है। यह अर्थ है, अर्थ में लो अर्थ ऑर्बिट। लो अर्थ ऑर्बिट मतलब मान लो 300-400 किलोमीटर अर्थ सरफेस से ऊपर, है ना। इसमें बहुत तेज स्पीड से सैटेलाइट मूव कर रहे होते हैं, बहुत फास्ट स्पीड से, इतने फास्ट स्पीड से कि पूरे अर्थ का रोटेशन वो 2 घंटे में कर सके। कितने घंटे में? 2 आवर्स 3 आवर्स में कर सके। इसमें हजारों के नंबर्स में सैटेलाइट घूम रहे होते हैं। एक सैटेलाइट यहां जाता है तब तक दूसरा आ चुका होता है, दूसरा जाता है तब तक तीसरा आ चुका होता है। सैटेलाइट एक जगह ऐसे खड़ा नहीं रह सकता, नीचे गिरेगा ग्रेविटी से, बट ऐसे रोटेट करता रहेगा तो ग्रेविटी उसको क्या कराता रहेगा, रोटेट कराता रहेगा। आप लोग सोचते होंगे कि सैटेलाइट को एक जगह फिक्स क्यों नहीं कर देते, फिक्स नहीं हो पाएगा। समझ में आई बात, है ना। फिक्स होने के लिए अलग तरीके से टेक्नोलॉजी काम करनी पड़ेगी, बहुत कॉस्टली मैकेनिज्म लगाना पड़ेगा, वो उतना फायदेमंद नहीं हो पाएगा। समझ में आई बात, है ना। अर्थ क्या करती है, सन का रोटेशन करती है कि नहीं करती है? क्या वो ऐसे फिक्स होकर रह पाएगा? नहीं, सन के ऊपर सन की ग्रेविटी में खिंच जाएगा, है ना। जब आप सर्कुलर मोशन पढ़ते हो, सर्कुलर मोशन प्रीलिम्स के मैंने पढ़ाया था, प्रीलिम्स में आया भी था, ठीक है, करके आए थे, ठीक है। देखो सर्कुलर मोशन जब आप लोग पढ़ोगे तो फिर पढ़ाया जाएगा। जैसे मान लो कोई भी चीज अगर आपको सर्कल में रोटेट कराना है, सर्कल में, तो कोई भी चीज सर्कल में रोटेट कराना है ऐसे करके, है ना, तो सेंटर की तरफ फोर्स लगना चाहिए। किसकी तरफ फोर्स लगना चाहिए? सेंटर की तरफ। एक रस्सी ले लो, ऐसे नचाओ, तो आप क्या कर रहे हो, इसको ऐसे ऐसे अपनी तरफ खींच रहे हो हर पॉइंट पे। जैसे ही खींचना बंद कर दोगे ऐसे ऐसे करके गिर जाएगा। गिर जाएगा कि नहीं गिर जाएगा? उसको जितना टाइटली खींच रहे हो, मतलब हर पॉइंट पे जैसे जैसे वो घूम रहा है तुम्हारे सेंटर की तरफ क्या लग रहा है, तुम्हारे हाथ से फोर्स लग रहा है। वैसे ही अगर ये सन है, अर्थ है, तो अर्थ पे सन क्या लगा रहा है, सेंटर की तरफ फोर्स लगा रहा है, इसलिए अर्थ क्या आ रहा है, घूम रहा है। और अर्थ के अराउंड सैटेलाइट घूम रहे हैं, तो अर्थ क्या लगा रहा है, उनके ऊपर ऐसे सेंटर की तरफ फोर्स लगा रहा है, ठीक है। तो 200, 300, 500 जो अर्थ सरफेस से ऊपर के सैटेलाइट हैं, उनको बोला जाता है लो अर्थ ऑर्बिट। क्या बोला जाता है? लो अर्थ ऑर्बिट। अर्थ से लो हाइट पे है, 200-400 किलोमीटर, कुछ ऐसा। समझ में आई बात? बहुत ज्यादा हाइट वाले भी होते हैं, 36,000 किलोमीटर, वो अलग सैटेलाइट होते हैं, बाद में कभी आएगा। अब ये बड़ा फास्ट घूमते रहते हैं अर्थ के अराउंड, ठीक है, खटाखट खटाखट। तो बहुत सारे सैटेलाइट चाहिए कि पूरे अर्थ को अगर कवर करना है, पूरे अर्थ को अगर क्या देना है, इंटरनेट देना है। डायरेक्टली आपके घर में या आपके मूविंग व्हीकल में भी आप एक डिवाइस लगा सकते हो जो सैटेलाइट से डायरेक्टली क्या करेगा, रिसीव करेगा इंफॉर्मेशंस को, और आपके मोबाइल में, आपके डिवाइस में, जो भी लैपटॉप वगैरह है, वहां पे आपको क्या मिल जाएगा, इंटरनेट मिल जाएगा। समझ में आई बात? अभी आप में से कितने लोग फ्लाइट से ट्रेवल कर चुके हो, रेज योर हैंड। ठीक है, काफी लोग कर चुके हो। जो नहीं किए हो उनके लिए भी टेंशन की बात नहीं है। आपको ऑलरेडी पता होगा कि आपके मोबाइल में फ्लाइट मोड होता है ना, तो फ्लाइट मोड किस लिए होता है कि फ्लाइट मोड डाल दोगे तो फोन नहीं आएगा, वाईफाई काम कर नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे इंटरनेट कैसे काम करता है, यहाँ पे भी अभी भी सैटेलाइट से ही काम हो रहा है, बट सैटेलाइट किसको डेटा दे रहा है, बेस स्टेशंस को डेटा दे रहा है। किसको दे रहा है? बेस स्टेशंस को। जो लोग इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स होंगे उनके पता होगा, है ना। ऐसे टावर लगे होते हैं कि नहीं लगे होते हैं? आपके आसपास भी टावर लगे होते हैं, है ना। आप भी कहीं जाते हो तो बोलते हो सिग्नल नहीं आ रहा, टावर लगता है नहीं है, तो वो टावर्स जो होता है, ये सैटेलाइट यहाँ से सिग्नल कैप्चर कर रहा होता है। और टावर्स की जोन में अगर आप होते हो तो आपका मोबाइल जो होता है ये टावर से डेटा कैप्चर कर रहा होता है। जब आप प्लेन में जा रहे होगे तो टावर कितना दूर होगा बताओ? बहुत ज्यादा दूर होगा। समझ में आई बात? तो वहां से कुछ नेटवर्क कैप्चर तो वैसे ही नहीं हो पाएगा, है ना। और ट्रेन का जो अपना सिस्टम है जिससे ट्रेन को सिग्नल्स लेना है, आपका मोबाइल भी अगर सिग्नल सर्च करता रहेगा तो थोड़ा इंटरफेरेंस होगा, तो इस वजह से उसको बंद करने के लिए या फ्लाइट मोड डालने के लिए बोल दिया जाता है। बट सैटेलाइट्स का हाइट क्या होता है? सैटेलाइट का हाइट एरोप्लेन से भी ऊपर होता है। समझ में आई बात? ऊपर होता है। तो अगर सैटेलाइट इंटरनेट से काम होगा तो आप फ्लाइट्स में भी वाईफाई को ले पाओगे।
फ्लाइट्स में भी एक डिवाइस लगा होगा जो सैटेलाइट से कनेक्ट होकर आपको क्या दे सकता है, वाईफाई दे सकता है। समझ में आई बात, है ना। अभी मान लो मणिपुर है, मिजोरम है, जम्मू एंड कश्मीर है, बहुत जगह टावर्स नहीं लगा, बहुत जगह 5G नहीं पहुंच रहा, बहुत जगह 6G नहीं पहुंच रहा, बहुत जगह इंटरनेट का स्पीड वीक है, पेनिट्रेशन वीक है। एक टावर यहाँ है, दूसरा टावर 20 किलोमीटर है, बट सैटेलाइट को तो जाने से कोई नहीं रोक रहा। सैटेलाइट तो घूम रहा है पूरे अर्थ से, उसको तो मतलब नहीं है कहाँ नदी है, कहाँ पहाड़ है, कहाँ पे क्या है। समझ में आई बात, है ना। तो जो भी ऐसे हिंटरलैंड्स होंगे उनको कितना फायदा होगा सैटेलाइट कनेक्टिविटी से। समझ में आई बात, आराम से वो भी उतना ही स्पीड एंजॉय कर पाएंगे, डेटा का स्पीड जितना स्पीड कोई दिल्ली में बैठ के या कहीं और पे एंजॉय कर पा रहा है ना। एयरटेल ने जब 4G निकाला था बहुत पहले 2016 में, 16 में तो जियो ने निकाल दिया था, है ना। 17 में मैं दिल्ली में था, 17 में एयरटेल ने निकाला हुआ था, 16 के एंड तक 17 तक एयरटेल ने भी निकाल दिया, है ना। और वो ऐड दिखाते थे, ठीक है, कि एकदम लंबे पहाड़ों पे, है ना, ऊंची गुफाओं में, है ना, अब आपको वाईफाई मिलेगा। मुझे ही दिल्ली में बैठ के नहीं मिल रहा था, मैंने उनसे पूछा एक काम करो, और लंबी गुफाएं और पहाड़ों हो गया तो थोड़ा दिल्ली में भी दे दो। समझ में आई बात। उन्होंने बोला आपके पास टावर नहीं होगा। हमने तो, मैं थोड़ी लगाऊंगा टावर, आप लोग लगवाओ फिर। ठीक है, नहीं लगेगा, हमने तो फिर मैं बदल लेता हूं जियो पे। ठीक बात है, रिपीटेड कंप्लेन किया 2-3 बार तो जाके ठीक हुआ। खैर, तो आपको सैटेलाइट इंटरनेट कैसे काम करेगा समझ में आ रहा है, बस काम खत्म हो जाएगा, है ना। रशिया यूक्रेन वॉर में यूक्रेन का काफी सपोर्ट किया इलोन मस्क ने। अब इलोन मस्क का जो कंपनी है, इलोन मस्क के कंपनी के पास ऐसे क्या है, बहुत सारे सैटेलाइट हैं। वो सैटेलाइट पूरे अर्थ का क्या लगाते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक बात है ना, चक्कर लगाते रहते हैं, और वही आपको फास्ट डेटा क्या कर पाएंगे, प्रोवाइड कर पाएंगे। ठीक है, क्या इंडिया के अपने सैटेलाइट हो तो ज्यादा अच्छा है, ऑब्वियसली, किसी और पे डिपेंडेंसी क्यों रखना है। तो हम लोग बहुत साल से कोशिश कर रहे हैं खुद का सैटेलाइट डेवलप कर पाए ऐसे। ठीक है, देखिए यहां पे ये सब फिगर वगैरह बना हुआ है। टुडेज डिजिटाइज्ड एंड इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड, इंटरनेट एक्सेस इज एज वाइटल एज इलेक्ट्रिसिटी और ट्रांसपोर्ट। ये बोलने की जरूरत है नहीं है। सैटेलाइट इंटरनेट पावर्ड बाई मेगा कॉन्स्टलेशन, मेगा मतलब कॉन्स्टलेशन मतलब बहुत सारे सैटेलाइट्स, like Starlink offer a borderless high resilience alternative that operates irrespective of geography। वो तो समझे ही, आप समझे कि नहीं समझे, अरे बोलो। बस ये डिवाइस चाहिए, ये डिवाइस को लगा दो पहाड़ पे, वहां भी काम करेगा। डिवाइस तो तुम अमेजन से खरीद लोगे ना बाद में, उसके कोई मतलब नहीं है। हाउस में डिवाइस लगा सकते हो, कार में लगा सकते हो, है ना। कार में लगा दिया, मस्त मूव करा रहे हैं, वहां भी वाईफाई आपको मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। सैटेलाइट इंटरनेट, ठीक है, एलन मस्क देखो कितना खुश है। Satellite internet is a form of wireless internet access delivered through communication satellite। communication satellite कहाँ होगा, लो अर्थ ऑर्बिट में होगा। ठीक बात है ना। ठीक है, मेगा कॉन्स्टलेशन, बहुत सारा सैटेलाइट होना चाहिए। लेटेंसी मतलब होता है डिले, है ना, डिले नहीं होगा, फटाफट फटाफट स्पीड आएगा, बफरिंग वफरिंग नहीं होगा। ड्यूअल यूज टेक्नोलॉजी, ड्यूअल यूज मतलब मिलिट्री के लिए भी यूज हो सकता है। अभी रशिया यूक्रेन में यूक्रेन ने काफी यूज किया है। रेजिलियंस एंड रीच, रीच इसका कहीं भी होगा, ऑब्वियसली अर्थ के ऊपर ही सैटेलाइट घूमना है। डायरेक्ट टू डिवाइस, डायरेक्टली आपके मोबाइल में, लैपटॉप में कैपेबिलिटी आ जाएगी, है ना। अभी तो छोटा सा रिसीवर लगाना पड़ता है, बाद में हो सकता है उसकी भी जरूरत नहीं पड़े। आईफोन 17 आए उसमें लगा हुआ हो, आईफोन 17 लेके कहीं भी घूमो और उससे आपको क्या मिल जाएगा, वाईफाई मिल जाएगा। मतलब 17 में बता रहा हूं, बाद में 1-2 साल बाद यही रियलिटी जाएंगी। समझ में आई बात, कि सैटेलाइट फोन, सैटेलाइट इंटरनेट के लिए जो उसके में चिप या डिवाइस होना चाहिए वो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड मिलेगा तुमको। समझ में आई बात, लेके कहीं भी चले जाओ, अब किसी को बेवकूफ नहीं बना पाओगे कि सर नेटवर्क नहीं आ रहा था, है ना, इसीलिए मैंने आंसर नहीं भेजा आपको। ठीक है, वर्किंग ऑफ सैटेलाइट इंटरनेट, 2 सेगमेंट, स्पेस मैनेज सेगमेंट एंड ग्राउंड सेगमेंट। देखो हम लोग किस उसकी बात कर रहे हैं, लो अर्थ ऑर्बिट, जिसका अर्थ से हाइट कितना होता है, लेस देन 2000 किलोमीटर। लो लेटेंसी, स्मॉल कवरेज, कवरेज स्मॉल होगा इसलिए बहुत ज्यादा सैटेलाइट चाहिए। रिक्वायर्स मेगा कॉन्स्टलेशन। अभी तक हम लोग किस पे वर्क कर रहे हैं, जियो पे वर्क कर रहे हैं। जियो मतलब जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, है ना, अर्थ के रेस्पेक्ट में स्टेशनरी। ये अर्थ के सरफेस से 36,000 किलोमीटर पे होते हैं। कितने किलोमीटर पे, जैसे जैसे अर्थ घूमती है ऐसे रोटेट करती है, वो भी ऐसे रोटेट करते हैं, हमेशा अर्थ के ऊपर ही लगता है। समझ में आई बात,
है ना। आप एक बार सैटेलाइट, एक बार अपने घर का एंटीना ऐसे लगा देते हो तो हर सेकंड चेंज करते हो क्या? नहीं। अर्थ तो हर सेकंड घूम रही है, तो जैसे जैसे अर्थ घूम रही है वो सैटेलाइट भी वैसे वैसे घूम रहा है। तो अर्थ से क्या अपीयर होता है? वो स्टेशनरी अपीयर होता है। उसके लिए हाइट कितना होना चाहिए? अर्थ से 36,000 किलोमीटर होना चाहिए। ठीक है, 35,786, वही 36 भी लिख सकते हो अप्रॉक्स, चलेगा। बाकी मीडियम अर्थ। तो ये वाइड कवरेज है, क्योंकि जितना ऊपर होगा कवरेज उतना ज्यादा होगा, जितना कम होगा कवरेज उतना छोटा होगा। सही बात है कि नहीं है? ठीक है। हाई लेटेंसी, लेटेंसी भी हाई रहेगा, डिस्टेंस बहुत ज्यादा है ना। वो सिग्नल्स को ट्रेवल करने में क्या लगेगा? टाइम लगेगा। वो टाइम क्या देगा आपको? लेटेंसी देगा। समझ में आ रही बात? ठीक है। अनसुटेबल फॉर रियल टाइम एप्स। रियल टाइम एप्स जो होता है, जो आप देखते हो आजकल का जो फालतू मूवी आता है वॉर 2, उन सब में है ना, ट्रैकिंग कैसे हो रहा है, ऐसे विलेन जो है इधर भाग रहा है उधर भाग रहा है, रियल टाइम में आपको ट्रैक करना है। समझ में आई बात? ठीक है। तो उस सब के लिए बहुत ज्यादा सुटेबल नहीं है। माइक्रो सेकंड में आपको अपडेट जहां मिलना चाहिए उसके लिए सुटेबल नहीं है। लेकिन माइक्रो सेकंड अपडेट के लिए कौन सुटेबल है? एलईओ। माइक्रो सेकंड अपडेट के लिए सुटेबल है तो हाई प्रिसीजन सर्जरी में यूज हो सकता है कि नहीं हो सकता है? कहां पे यूज हो सकता है? हाई प्रिसीजन सर्जरीज में। समझ में आई बात? एयरप्लेन्स में यूज हो सकता है कि नहीं हो सकता है? ये इतना नहीं हो पाएगा। वो माइक्रो सेकंड की वजह से सिग्नल लॉस्ट हो गया, कोलैप्स वोलैप्स, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। समझ में आई बात? ठीक है। तीनों आपके सैटेलाइट हो गए। लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट पास में होगा, मीडियम थोड़ा दूर होगा, और ये जियो स्टेशनरी और ज्यादा दूर होगा, हाइट पे होगा। ठीक है। इनके बारे में आपको जानना होगा। वाई डू वी नीड सैटेलाइट इंटरनेट? बता ही चुका, इंफ्रास्ट्रक्चर पोल वोल नहीं चाहिए, है ना। अब और ज्यादा पोल लगाने की जरूरत नहीं है, डिजास्टर के टाइम पे काम आएगा। ऑन द गो कनेक्टिविटी है, चलते जाओ कनेक्टिविटी मिलते जाएगा। डिजिटल डिवाइड को ब्रिज कर देगा, है ना। स्ट्रैटेजिक सिक्योरिटी भी मिलेगा आपको। ठीक है। मेंटेनेंस सिक्योर लिंक्स इन हाई ऑल्टीट्यूड कॉन्फ्लिक्ट जोन्स लाइक सियाचिन, एनहांसिंग मिलिट्री रेडीनेस। अब आप बोलोगे सर ये तो स्टार लिंक का है, अपना बना लेंगे, हम थोड़ी पीछे है ना, इसरो थोड़ी पीछे है, नहीं है ना, बहुत ज्यादा टाइम तो नहीं पीछे। इकोनॉमिक इंक्लूजन हो जाएगा, जितना लोगों को इंटरनेट मिलेगा उतना लोग एम्पावर्ड होंगे, रील देखेंगे नहीं। ठीक बात है। लियो मेगा कंसलेशन वर्किंग, स्मॉल साइज स्टेबल साइज सैटेलाइट, कॉस्ट इफेक्टिव एंड फास्ट टू डिप्लॉय। साइज क्या होगा? सैटेलाइट का छोटा होता है। ठीक है। ऑप्टिकल इंटर सैटेलाइट लिंक इनेबल सैटेलाइट टू सैटेलाइट कम्युनिकेशन फॉर ग्लोबल रूटिंग। ऐसे सैटेलाइट टू सैटेलाइट कम्युनिकेशन भी पॉसिबल हो पाएगा। ठीक है। बस यही सब चीजें हैं। डायनेमिक हैंड ऑफ, हैंड ऑफ मतलब एक सैटेलाइट उस एरिया से गया तब तक दूसरा सैटेलाइट आ जाना चाहिए आपको इंटरनेट देने के लिए, उसको क्या बोलेंगे? डायनेमिक हैंड ऑफ। हैंड ऑफ मतलब उसने सिग्नल लूज किया, दूसरा सिग्नल आके बना दिया। समझ में आई बात? फटाफट होना चाहिए कि आपको उसका पता नहीं चलना चाहिए, उसको क्या बोलोगे? डायनेमिक हैंड ऑफ। ये सब कीवर्ड यूज करना है। अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन कहां पे आता है? साइंस में आता है, जीएस पेपर 3 में आता है, प्रीलिम्स में भी आ सकता है। समझ में आई बात? नेक्स्ट ईयर तैयार रहना। हाउ स्टारलिंक्स वर्क, वैसे ही वर्क करता है, आपको बता दिया है ना। ग्राउंड पे और वहां पे, यहाँ पे आपके सैटेलाइट होंगे, यहाँ पे एक डिवाइस होगा, डिवाइस से आपको क्या मिलेगा? इंटरनेट मिलेगा। समझ में आई बात? देखो यहाँ पे ये स्टारलिंक का सैटेलाइट है, आप अपने घर पे एक क्या लगा लोगे? स्टारलिंक का एंटीना लगा लोगे, एंटीना से राउटर में आ जाएगा इंटरनेट, और राउटर से आप लैपटॉप और मोबाइल को यूज कर पाओगे। अभी आपको ये लगाने की जरूरत नहीं होती, इसकी जगह पे क्या होता है? बेस स्टेशन, मतलब आपके क्या होते हैं? टावर्स होते हैं, है ना। टावर की जगह पे क्या हो जाएगा? ये स्टारलिंक डिश एंटीना। इसको व्हीकल में भी लगा लो या घर पे लगा लो। बाद में ये वाला कहां पे चला जाएगा? लैपटॉप या मोबाइल के अंदर इनबिल्ट हो जाएगा। 1-2 साल वेट करो। समझ में आई बात? फिर और मजा आने वाला है ना। टाइम बर्बाद करने का और तरीका मिलने वाला है, सीमलेस तरीका। इंटरनेट खत्म ही नहीं हो रहा है ना। अभी 1.5 GB मिल रहा है, तब 15 GB मिलेगा। हाउ स्टारलिंक वर्क, डेटा फ्लो, सीमलेस हैंड ओवर, यही सब चीजें हैं। वापस रूरल कनेक्टिविटी, स्मार्ट सिटीज, एजुकेशन, सब में फायदा मिलेगा। एग्रीकल्चर, जितना भी सेक्टर इंटरनेट आएगा तो सब में फायदा देगा, खत्म बात है। अब ये सारा कुछ आप पढ़ सकते हो। ठीक है। ये तार वार की जरूरत ज्यादा नहीं पड़ेगी। ठीक बात है ना। हमें क्या करना चाहिए? हमें इलिसिट यूज रोकना चाहिए। इलिसिट मतलब इलीगल यूज। नेशनल सॉवरेनिटी के लिए खुद का सैटेलाइट्स डेवलप करना चाहिए, है ना। रेगुलेटरी चैलेंज है, क्रॉस बॉर्डर डेटा फ्लो को कैसे रोके। समझ में आई बात?
कई बार म्यांमार ने, बांग्लादेश ने स्टारलिंक एक्टिव करा रखा है, तो बहुत लोग बोलते हैं मणिपुर बॉर्डर पे क्या मिलता है, तुम्हारा स्पेस एक्स का फैसिलिटीज मिलने लग जाता है। समझ में आई बात? ठीक है, ऐसा न्यूज आया था 1-2 महीने पहले, मैंने डिस्कस भी किया था। ठीक है, बस यही सब है, इसको आप पढ़ सकते हैं। पुराने क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट टाइम का क्वेश्चन था ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन से रिलेटेड। ग्राउंड वाटर में बहुत ज्यादा आर्सेनिक मिलता है ना। ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन अभी हमने बताया ना, लैंड फिल कर दोगे कहीं पे, लैंड फिल अगर हो जाएगा कचड़े से तो वो धीरे धीरे क्या होगा, रिसेगा। रिसना समझते हो ना, है ना, अंदर ही अंदर वो मिट्टी के अंदर जाता रहेगा, हैवी मेटल्स लीचिंग होता रहेगा, उसको रिसना बोलते हैं। और वो ग्राउंड वाटर मिलता रहेगा, कंटामिनेट करता रहेगा। कई बार एग्रीकल्चर में हम बहुत ज्यादा ग्राउंड वाटर निकाल लेते हैं तो मेटल्स बच जाते हैं, हैवी मेटल्स, ग्राउंड वाटर कम हो जाता है ना। उससे रिलेटेड टॉपिक पढ़ाया था, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। स्टार्टिंग में जब आप इंट्रोडक्शन लिखोगे तो स्टार्टिंग में क्या लिख देते हो आप, डेटा वगैरह लिख दोगे, फिर आप सब हेडिंग लिखोगे, इंडियाज ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन इज एज मच एज अ पब्लिक हेल्थ क्राइसिस एज एन इन्वायरमेंट। पब्लिक हेल्थ क्राइसिस कैसे है उसके बारे में आप पॉइंट्स लिख दोगे। ठीक है, इन्वायरमेंटल क्राइसिस कैसे है उसके बारे में आप पॉइंट लिख दोगे। ठीक है, और फिर उसको ठीक करने के लिए आपको क्या कॉजेस क्या है क्राइसिस के वो लिख दोगे, गैप्स कैसे हैं फिल हो रहे हैं वो लिख दोगे, और लास्ट में हमें रेस्पॉन्स कैसे लेना है। तो ऑब्वियसली ये 250 वर्ड का आंसर होता है, बट यहाँ पे पॉइंट्स आपको ज्यादा मिलेंगे आराम से, है ना। ठीक है, कि कुछ पॉइंट्स भूल भी गए तो आपको याद रहेगा। एक बार मैं क्वेश्चन पढ़ के समझा देता हूँ, सुन लो। इंडियाज ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन इज एज मच अ पब्लिक हेल्थ क्राइसिस एज एन एनवायरमेंटल वन। डिस्कस द कॉजेस, इंस्टीट्यूशनल गैप्स एंड अ मल्टी लेवल रिस्पॉन्स। तो ये वाटर क्राइसिस से रिलेटेड है, वाटर ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन से रिलेटेड है। अब ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन से रिलेटेड कोई डेटा रिपोर्ट है तो आप उसको इंट्रोडक्शन में मेंशन कर सकते हो। तो वही रिपोर्ट है इंडियाज 2024 एनुअल ग्राउंड वाटर क्वालिटी रिपोर्ट, फ्लैग्स वाइड स्प्रेड ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन with more than 20% of the sample from 440 districts being contaminated with nitrate। समझ में आई बात? ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन नाम सुन के पता चल जा रहा है। अगर कोई ऐसा टॉपिक रहता जो नाम सुन के पता नहीं चले तो पहले डेफिनेशन बताओगे। फॉर एग्जांपल यहां पे आ जाए बायोचार, तो पहले बता दो बायोचार है क्या, फिर उसके बारे में डेटा। समझ में आई बात? ग्राउंड वाटर सबको समझ में आता है, कंटामिनेशन सबको समझ में आता है, ठीक बात है। अब डेटा हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया, फिर आप ये सब हेडिंग, पहला वाला जो टॉपिक है वो सब हेडिंग कि पब्लिक हेल्थ क्राइसिस कैसे है, एनवायरमेंटल क्राइसिस कैसे है। पब्लिक हेल्थ क्राइसिस, ग्राउंड वाटर अगर कंटामिनेट रहेगा तो पब्लिक हेल्थ क्राइसिस होगा कि नहीं होगा, है ना। टॉक्सिक एक्सपोजर, ये सब कीवर्ड है, ऐसे ही लिखना है एग्जाम में। लोगों के लिए, पानी जो पीने वाले लोगों के लिए टॉक्सिक एक्सपोजर है। एग्जाम्पल, फ्लोराइड इन ड्रिंकिंग वाटर, नाइट्रेट कंटामिनेशन, उससे होता है ब्लू बेबी सिंड्रोम। ये सब प्रीलिम्स में भी आता है। कहां आता है? प्रीलिम्स में बहुत ज्यादा आता है। तो मेंस की प्रिपरेशन में प्रीलिम्स का प्रिपरेशन छुपा हुआ है और प्रीलिम्स की प्रिपरेशन में मेंस का प्रिपरेशन, इसी को बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी। समझ में आई बात? ठीक है, अब ये सब पॉइंट है पब्लिक हेल्थ क्राइसिस के। तो पहला पब्लिक हेल्थ क्राइसिस, दूसरा कौन सा क्राइसिस होगा? एनवायरमेंटल, तीसरा आप क्या बताओगे? कॉजेज, फिर क्या बताओगे? इंस्टीट्यूशनल गैप, फिर क्या बताओगे? मल्टी लेवल रेस्पॉन्स। दूसरा क्या आ जाएगा? एनवायरमेंटल क्राइसिस, फिर क्या आ जाएगा? कॉजेज, फिर क्या आ जाएगा? इंस्टीट्यूशनल गैप्स, मतलब इंस्टीट्यूट में गैप्स। इंस्टीट्यूट कौन कौन सा बना है? प्रिवेंशन ऑफ सीपीसीबी जैसे बना है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, पॉल्यूशन रोकने के लिए बना है, वो काम नहीं कर पा रहा, मतलब इंस्टीट्यूट में क्या है? गैप है। समझ में आई बात? ठीक है, फिर क्या आएगा? मल्टी लेवल रिस्पॉन्स, यूनियन का, स्टेट का, बाकी कम्युनिटीज का, है ना, क्या रिस्पॉन्स रहना चाहिए वो उस हिसाब से। लास्ट में क्या आएगा? कंक्लूजन। और आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पढ़ोगे, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। ठीक है, अब एक केस स्टडी है कुत्तों के ऊपर, डॉग्स के ऊपर, गुवाहाटी सिटी में। जिन लोगों ने एथिक्स पढ़ा है उनके लिए है, जो लोग नहीं पढ़े हैं वो भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। समझ में आई बात? ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है ऑपरेशन फाल्कन से रिलेटेड, ये लिखिए। इसका मॉडल आंसर कहां मिलेगा? अगले डीसीए में लिखिए और मॉडल आंसर से मैच करिए। समझ में आई बात? देखिए कि आप कितना सीख रहे हैं। देखो पॉइंट्स कम हो सकते हैं बट स्ट्रक्चर सही बना रहे हो कि नहीं, कोई पार्ट को मिस तो नहीं कर रहे हो, फिलहाल यही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ में आई बात?
ठीक है, सैटेलाइट इंटरनेट के लिए अगला क्वेश्चन भी लिख सकते हो। समझ में आ गई बात? ठीक है, फिर डन आज के लिए। कुछ डाउट वगैरह है तो आप पूछ सकते हो। बाकी हम कब मिलेंगे?